नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवरेज रेशो। आरबीआई ने हाल में ही डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स और अदर बैंक्स के लिए जो लेवरेज रेशो है वो कम किया है। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के लिए ये रेशो 4% कर दिया है और अदर बैंक्स के लिए 3.5% किया है, ताकि जो ये बैंक्स है वो अपने लेंडिंग्स को एक्सपैंड कर सकें। हम समझते हैं लेवरेज रेशो क्या होता है। अंडर बेसल 3 नॉर्म्स ये बैंक्स एक्सपोजर का एक छोटा सा परसेंटेज होता है अंडर टियर 1 कैपिटल। सो अंडर बेसल 3 देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। सो टियर 1 कैपिटल क्या होते हैं? जो स्पेशली बैंक्स मनी रखता है बैंक्स फंक्शनिंग के लिए। सो दिस इज़ द कोर कैपिटल। तो कोर कैपिटल का बैंक्स एक्सपोजर जितना है उसका ये परसेंटेज होता है लेवरेज रेशो। अब जो ये टोटल एक्सपोजर होता है बैंक का वो किसका सम होता है, या फिर ये एक्सपोजर्स बैंक का किस किस एरियाज़ में होता है? ये है ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, डेरिवेटिव एक्सपोजर्स, सिक्योरिटीज़ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। सो हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स क्या होते हैं? ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स वो होते हैं जिनके लिए बैंक्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी लाइबिलिटीज़ भी डायरेक्टली बैंक को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं और ये बैलेंस शीट में, बैंक के बैलेंस शीट में शो भी होते हैं। अब ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स वो होते हैं जिसके लिए बैंक्स रिस्पॉन्सिबल तो होता है लेकिन उसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। अब डेरिवेटिव एक्सपोजर्स क्या होता है? डेरिवेटिव एक्सपोजर्स वैसे एक्सपोजर्स होते हैं जहाँ पे बैंक्स ने अपने पैसे डाले हैं एक कोई किसी अंडरलाइंग एसेट्स पे। बेसिकली डेरिवेटिव इज़ एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वैल्यूड अगेंस्ट अ अंडरलाइंग एसेट। सो डेरिवेटिव एक्सपोजर्स भी बैंक का होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स एक्सपोजर्स। दिस इज़ एनी ट्रांजेक्शन वेयर सिक्योरिटीज़ आर यूज टू बोरो कैश। मतलब कैश बोरो करने के लिए बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है। सो इतनी जगह पर अगर बैंक्स के एक्सपोजर्स हैं तो इससे पता चलता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ की जो करंट स्टेटस है वो हम मेजर अप कर सकते हैं। सो लेवरेज रेशो इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक्स एक्सपोजर। तो इतने सारे बैंक्स एक्सपोजर जो जिस एरियाज़ में होते हैं उसका परसेंटेज जो है वो लेवरेज रेशो होता है। Leverage ratio is one of the 4 indicators under the RBI's prompt corrective action framework. So what is prompt corrective action? So PCA framework हम समझते हैं। PCA framework के अंदर जो भी वीक बैंक्स होते हैं वो RBI के वॉच में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि RBI उनको चेक करता रहता है और उनकी जो बैलेंस शीट है उसको हमेशा मेजर अप करता है ताकि जो ये वीक बैंक्स है वो कहीं डिफ़ॉल्टर्स ना बन जाए। इस PCA फ्रेमवर्क के अंदर जो रिस्की बैंक्स होते हैं वो किसी सर्टेन लेवल में ना स्लिप हो जाए ऐसा RBI सोचती है और उसके लिए उसने 3 पैरामीटर्स फॉर्म किए हैं। वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? कैपिटल रेशो, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक की क्या एसेट क्वालिटी है, उसकी प्रॉफिट कितनी है और उसकी कैपिटल कितनी है, इन सब पैरामीटर्स पे अगर कोई बैंक खरी नहीं उतरती है तो उसे वीक बैंक करार दिया जाता है और वो ऑटोमेटिकली RBI के वॉच में आ जाती है और RBI उसको इन्विजिल करता है और चेक करता रहता है। लेवरेज रेशो बहुत तरह के होते हैं जैसे डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल एंड डेट टू एसेट्स। यहाँ पर लेवरेज रेशो फॉर्मूला है जो बेसिकली डेट टू इक्विटी है। टोटल डेट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, तो हमें डेट टू इक्विटी लेवरेज रेशो मिल जाता है। अंडर बेसल 3 नॉर्म्स बैंक्स को अपना लेवरेज रेशो पब्लिकली डिस्क्लोज करना रहता है। ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है फ्रॉम द RBI। अब अगर लेवरेज रेशो रिड्यूस होगी जो अभी RBI ने की है
तो इससे क्या फ़ायदा है कि बैंक जो है वो इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे जाएंगे और उसके वजह से जो ग्रोथ है वो ऊपर जाएगी. सो दैट्स हाउ लेवरेज रेशियो रिडक्शन इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. हम समझते हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, जिसका मैंने एक ब्रीफ आइडिया स्टार्टिंग में ही दिया था पहले वाले स्लाइड में. टीयर 1 कैपिटल जो होता है वो कोर मेजर या फिर कोर कैपिटल होता है बैंक का, और ये फाइनली बैंक की अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जाननी हो तो हम टीयर 1 कैपिटल को देखकर ये जान सकते हैं कि बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है. टीयर 1 कैपिटल किससे बनता है? डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स और कॉमन स्टॉक से. टीयर 2 कैपिटल क्या होता है? ये सारे अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं जो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाते हैं, और ये बॉन्ड्स या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट या फिर सबऑर्डिनेटेड डेट के फॉर्म में होते हैं. अब सबऑर्डिनेटेड डेट्स क्या हैं? अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और उसके सारे डेट हैं तो वो सबऑर्डिनेटेड डेट कहलाते हैं. बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेवरेज रेशो है वो अंडर बेसल 3 कमेटी के जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है. तो फाइनली हम ये समझेंगे कि बेसल कमेटी जो बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1974 में. और ये सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ जो बैंक्स के होते हैं, लाइक हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के, उसको कौन सुपरवाइज करता है? दैट इज़ सुपरवाइज्ड बाय RBI. सो ये जो कमेटी बनी ये सारे बैंक सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये था कि जो सुपरवाइजरी पैरामीटर्स है और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से एनहांस करना. अंडरस्टैंडिंग कैसे एनहांस होती है? अगर उसको और अच्छे से डिफ़ाइन करे किसी भी गाइडलाइंस, किसी भी रूल्स को, तो कोई भी इशू और अच्छे से समझी जा सकती है. तो ये बैंकिंग सुपरविजन की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये कमेटी स्टैब्लिश हुई थी. इसमें 28 कंट्रीज़ मेंबर्स थे, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक्स अथॉरिटीज़ या फिर बैंकिंग रेगुलेशन के जो मेन हेड्स या फिर अथॉरिटीज़ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ये लोकेटेड कहाँ थी? बेसल, स्विट्ज़रलैंड में. सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसने क्या रिकमेंड किया. इसने रिकमेंड किया कि बैंकिंग सुपरविजन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इसने बेसल अकॉर्ड्स के थ्रू पूरी वर्ल्ड को बताया. इंडिया में बेसल 3 रेगुलेशन जो है वो 2013 में स्टार्ट हुए और फाइनली कंप्लीट हुए कब? 2019 में. सो ये एक पूरा फेज़ वाइज अडॉप्शन था जो 2013 से लेके 2019 तक चला. नेक्स्ट टॉपिक इज CPI इन्फ्लेशन, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. द लेबर ब्यूरो, जो लेबर ब्यूरो है उसने CPI का बेस ईयर जो है उसको चेंज करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है. और ये जो बेस ईयर अभी जो करंट था वो है 1986-87. ये दिस इज़ द करंट बेस ईयर जिसको लेबर ब्यूरो ने चेंज करने का प्लान किया है 2019-20. दिस विल बी द चेंज्ड ईयर. तो करंट ईयर में चेंज करने के लिए लेबर ब्यूरो ने प्रोसेस शुरू कर दिया है CPI का बेस ईयर. हम समझेंगे CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है. सपोज़ ये एक बास्केट है और इसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस, बेसिकली गुड्स रखे हुए हैं. लाइक यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर ब्रेड है, यहाँ पर ऑयल है. तो बेसिकली तमाम तरह के जो गुड्स हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, और इस बास्केट की जो एवरेज प्राइस होगी वो कैलकुलेट करेगी गवर्नमेंट और फिर उसको CPI का नाम देगी, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इससे ये जो प्राइस है वो मेजर होती है, मतलब दिस इज़ द इंडेक्स, नॉट इटसेल्फ अ प्राइस. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ यूज्ड टू जनरेट दिस कैलकुलेशन या फिर कम टू द कंक्लूजन. अब ये जो कैलकुलेशन होती है वो कैसी होती है? ये बास्केट ऑफ गुड्स और जो सर्विसेज होती है उनकी जो आइटम्स होती हैं उनके एवरेज प्राइस को लेके, हर एक ईच आइटम के प्राइस को लेके फिर फाइनली एक एवरेज प्राइस पे आया जाता है और फिर उस तरह से CPI कैलकुलेट होती है. ये जो प्राइस होती है वो कंज्यूमर लेवल पे होती है. मान लीजिए कि किसी प्राइस की जो
फैक्ट्री वैल्यू है वो 20 रुपीज़ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फिर टैक्सेस वगैरह को मिला के उसकी प्राइस अगर 35 रुपीज़ हो जाती है, तो ये प्राइस जो है वो CPI में कैलकुलेट होती है, ना ही कि फैक्ट्री प्राइस। अब CPI का जो यूज़ है वो मेनली इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होता है, मतलब महंगाई के बारे में अगर इंडिया को जानना है तो वो CPI को चेक करेगी। CPI कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज़ NSO। ये पहले CPI कौन पब्लिश करता था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या CSO। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, करंट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब NSO। ये CSO आप प्लीज़, अगर ऑप्शन में ये है तो प्लीज़ उससे चेक मत करिएगा। अब CPI में रूरल बास्केट और अर्बन बास्केट, मतलब अर्बन सोसाइटी के कुछ गुड्स और रूरल बास्केट मतलब जो रूरल एरियाज़ में लोग यूज़ करते हैं वैसे आइटम्स दोनों ही कवर करते हैं। तो अर्बन बास्केट में 460 आइटम्स हैं और रूरल बास्केट में 448 आइटम्स हैं। और सर्विसेज में अगर देखा जाए तो एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो बेसिकली एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स हैं और उसे जो ज़िंदगी जीने में सारी चीज़ें इस्तेमाल वो करते हैं, उस चीज़ों के प्राइस पे CPI जो है वो डिसाइड होता है। और एक एक्चुअल तब हमें पता चलती है कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में कितनी है और महंगाई कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है। तो इसके मुताबिक अब चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 आ जाएगा। और बोला जाए तो ये आ चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट का एसेंट इस बिल को मिल गया है। अब ये जो बिल है, ये एक्ट है, उसने चिट फंड एक्ट्स 1982 को अमेंड किया है। जो चिट फंड्स हमारे कंट्री में जो रेगुलेट होते थे वो चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंदर रेगुलेशन होती थी। अब उसमें कुछ बदलाव करके ये एक्ट लाया गया है। एक्ट्स के कुछ हाईलाइट क्या है कि चिट फंड जो एक टर्म है उसको वेरियस नाम से अब जाना जाएगा, जैसे चिट फंड एंड कुरी, जो बेसिकली अनऑफिशियली जाना जाता है, बट एक्ट में अब इन सारे टर्म्स को भी ऐड कर लिया गया है, तो ये सारे टर्म्स ऑफिशियल हो गए हैं। फ्रेटर्निटी फंड, इस टर्म को भी ऐड किया गया है चिट फंड के लिए। और एक और टर्म जैसे रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ये टर्म भी चिट फंड है। मतलब ये सारे जो नाम है ये चिट फंड के ही अदर नेम्स है। अगर ये जो वर्ड या टर्म कहीं यूज़ होता है लाइक रोटेटिंग सेविंग्स या फ्रेटर्निटी फंड, तो इससे वो डायरेक्टली इंडिकेट होगा कि वो चिट फंड के बारे में बात हो रही है वहाँ पर। अब 3 टर्म्स जो है वहाँ पर भी कुछ टर्म्स ने रिप्लेस किया है। कुछ पहले से 3 टर्म्स थे, वहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जिन्होंने पहले वाले टर्म्स को रिप्लेस किया है। लाइक चिट अमाउंट जो है वो रिप्लेस हो चुका है ग्रॉस चिट अमाउंट से, डिविडेंड जो हो चुका है शेयर ऑफ डिस्काउंट से, प्राइस अमाउंट जो कि नेट चिट अमाउंट से रिप्लेस हो चुका है। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही छोटी डिटेल है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। अब ये क्या है कि जो चिट लास्ट में ड्रॉ होता है, एक लॉटरी जो ड्रॉ होती है कि पैसे किसको मिलेंगे, मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी कि चिट फंड एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। तो अभी के लिए आप समझिए कि जो लास्ट में लॉटरी ड्रॉ होती है वो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स जो चिट फंड के हैं उनके सामने होगी। अब जो ये 2019 एक्ट है, इसने इन सब्सक्राइबर्स को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी ज्वाइन करने की जो परमिशन है वो दे दी है। पहले क्या था कि फेस टू फेस प्रेजेंट आपको रहना पड़ता था ऑन द स्पॉट। अब है कि वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अब वो लोग ज्वाइन कर सकेंगे, ताकि जो लॉटरी या चिट है उसमें ये कोई डाउट ना रहे कि अच्छा वो सब्सक्राइबर अवेलेबल नहीं है तो फिर अब क्या करें। तो अब जो है डिजिटल मीडिया के थ्रू ये काम अब हो सकता है। फोरमैन वो होता है जो ये चिट फंड ऑर्गेनाइज करता है। तो ये जो फोरमैन है उसकी कमीशन को 7% इंक्रीज कर दिया गया है। हाउ डू चिट फंड्स वर्क, ये इमेज तो मैंने दी है बट मैं आपको इसको ईजिली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी।
उससे पहले चिट फंड क्या होता है। चिट फंड एक्ट 1982 के अकॉर्डिंग चिट फंड एक रोटेटिंग सेविंग और अग्रीमेंट होता है डिफरेंट पर्सनस के बीच में। ये डिफरेंट लोग, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स और फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और वो पूल करते हैं कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी, और एक जो फंड है वो उसकी क्रिएशन होती है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब ये इन्फिनाइट टाइम के लिए ये फंड नहीं क्रिएट होती है, ये फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्रिएट होती है कुछ लोगों के बीच में, जहाँ पर वो लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि 4, 5, 6 फ्रेंड्स ने मिलके एक पूल क्रिएट की, या फिर वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाने वाली थी कि चिट फंड्स वर्क कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। चलिए, अब चिट फंड कैसे काम करता है। पर्सन ए, बी एंड सी, और यहाँ 4 मैन ने एक चिट फंड ऑर्गेनाइज करने का अनाउंस किया फॉर 5 years सपोज। सो एक लिमिटेड पीरियड होगी यहाँ पर 5 years। अब ए को 10 रुपीज़ देना है, बी को भी 10 रुपीज़ देना है, सी को भी 10 रुपीज़ देना है पर मंथ। तो इस हिसाब से 120 रुपीज़ ईयर के हुए सभी के। अब ये तीनों इसको जब कलेक्ट करेंगे तो 360 टोटल एक फंड बनता है। तो ये हो गया चिट फंड। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होती है, लास्ट में ईयर के एंड में या फिर एंड ऑफ द पीरियड पीरियोडिकली इसमें बिडिंग होती है, और जो हाईएस्ट बिडर होता है हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ, नॉट हाईएस्ट बिडर लाइक हाईएस्ट डिस्काउंट। मान लीजिए कि इसमें से सभी लोगों को कुछ एक बड़ी अमाउंट चाहिए, तो ए ने बोला कि मैं 320 जो है, मतलब उसका जो हाईएस्ट डिस्काउंट होगा यहाँ पर ये होगा 40 रुपीज़। बी का है, उसने बिड किया 300, और सी ने बिड किया 250। तो जो हाईएस्ट डिस्काउंट है वो सी को मिल रही है, तो ये जो 250 रुपीज़ है वो सी ले लेगा, और जो इसके बीच की मार्जिन होती है 250, 360 माइनस 250, तो इसका जो मार्जिन होगा वो मार्जिन जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी। सो दैट्स हाउ अ चिट फंड वर्क्स। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि 10 रुपीज़ जो 10 रुपीज़ वो दे रहे हैं, या फिर जो 10 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लोगों के बीच में, इसमें उतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके बाकी फिर एक और पूल बनेगा, एंड दैट्स हाउ अ चिट फंड वर्क्स। तो बेसिकली आई थिंक कि मैंने आपको क्लियरली थोड़ा समझाने की कोशिश की, आप समझ रहे होंगे कि हाउ अ चिट फंड वर्क्स। अब इसी चीज़ को ये वर्ड्स में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इमेज मैंने दी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। यहाँ पर एक इमेज है, आप देखिए कि इंडिया की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जनवरी 2014 में 4.88 है, और यही 2018 मतलब विद इन 4 years के गैप में 9.27 हो गई है। तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है। सबसे पहले तो एक न्यूज़ आई थी इससे रिलेटेड कि इंडियन रुपी ने 72 रुपीज़ और डॉलर जो है वो पहुंच गया है। मतलब जो इंडियन रुपी है वो काफ़ी वीक हो गया डॉलर के मुकाबले, और $1 का जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में वो 72 रुपीज़ हो गया, जिसके वजह से इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आने का खतरा बढ़ गया था। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है। इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ जो कोई कंट्री इंपोर्ट करता है, अगर उसके प्राइस लेवल में राइज होती है तो कंट्री के जो जनरल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस में भी इंक्रीमेंट होगा। मतलब यहाँ पर अगर इंपोर्टेड कमोडिटीज़ की प्राइस हाई होती है तो साइमल्टेनियसली जनरल कमोडिटीज़ के भी प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा। अब ये कैसे होता है, आप देखिए कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो जो हाईएस्ट इंपोर्ट कमोडिटी जो है
वो है क्रूड ऑयल कंजम्पशन। मतलब इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो 3/4 है सिर्फ क्रूड ऑयल की कंजम्पशन। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोलियम इसमें जो जनरल कमोडिटीज़ यूज़ होती है इंडिया के अंदर इंडियन इकोनॉमी में, उसके भी प्राइस बढ़ते हैं। वो कैसे? क्योंकि हर व्हीकल या ट्रक या जो भी आप बोलिए, ट्रक शेप जो भी है, सारी ट्रक्स शेप्स, ये सारी जो कमोडिटीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब इसी ट्रांसपोर्ट करने के वजह से जो प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ है उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च भी ऐड ऑन हो जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली कमोडिटीज़ में भी एनहांस ट्रांसपोर्ट प्राइजेज जो हैं वो ऐड ऑन होंगे और जो फाइनल प्राइस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो दैट इज़ हाउ लाइक इन्फ्लेशन अकर्स इन इंडियन इकोनॉमी बेसिकली, और सारे कंट्री में होता है, बट इंडियन इकोनॉमी में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है इंपोर्ट को, क्योंकि हम इंडियन रुपी में अगर डॉलर में पे करेंगे तो जितनी ज़्यादा करेंसी हमारी वीक होगी हमें उतना ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ये था। हाँ, यहाँ पर इसके कॉजेज़ भी मेंशन किए हुए हैं। कंट्रीज़ की करेंसी जो होती है उनकी अगर वैल्यू डिक्लाइन हो तो इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है कंपनीज़ का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो उनकी भी प्राइसेस बढ़ेंगी, इसीलिए जो प्रोडक्शन अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है वो ट्रेडेड कमोडिटी जो इंटरनेशनल मार्केट में है लाइक क्रूड ऑयल, उसकी प्राइस बढ़ने के कारण सिर्फ नहीं होता है। डोमेस्टिक करेंसी का अगर प्राइस डिप्रिशिएट करता है बहुत ज़्यादा तो उसके वजह से भी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि अगर करेंसी वीक होगी तो वी हैव टू पे मोर for the same amount of commodity in the current price. So that's how the imported inflation does not occur only through the international market reasons or prices, but because of domestic decline of domestic currency value. यहाँ एक फ़नी सा इमेज है जिसमें ये किडनैपर है या फिर ये थीफ है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को इन्होंने बांध के रखा है और ये सारे पैसे लेकर जा रहा है। और यहाँ पर ये वाइफ बोलती है कि डोंट वरी, क्योंकि हमारे जो वेजिटेबल, आप बस ये सोच लो कि ये जो सारे पैसे हैं वो 1 महीने के वेजिटेबल्स के इक्वल है। तो दिस इज़ द मॉकरी ऑफ इन्फ्लेशन कि जहाँ पर वेजिटेबल्स के प्राइस इतने बढ़ जाते हैं इंडिया में, और अभी के टाइम पे भी काफ़ी हाई हैं कि वो बैग फुल ऑफ मनी जो होता है उसके इक्विवेलेंट लगने लगता है। सो वो फनी पार्ट था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मसाला बॉन्ड्स। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने अभी मसाला बॉन्ड्स इशू करके 2150 करोड़ रेज किया है। तो ये मसाला बॉन्ड्स क्या है? ये एक रुपी डोमिनेटेड बोरोइंग होती है बाय इंडियन कंपनीज या एंटिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन इन दी ओवरसीज़ मार्केट इन दी वर्ल्ड। मतलब एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर जाके ये रुपी डोमिनेटेड बोरोइंग्स होती है जो इंडियन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना होता है। अब डायरेक्टली पेग्ड टू द इंडियन करेंसी, मसाला बॉन्ड जो होते हैं वो इंडियन करेंसी में डायरेक्टली पेग्ड होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो लॉस होती है फ्लक्चुएशन, करेंसी फ्लक्चुएशन में या एक्सचेंज रेट में, उनको ये बियर करना होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बैक जाके हम ये समझते हैं कि ये इंडियन करेंसी में कैसे पेग होता है। सॉरी।
सपोज ये एक बॉन्ड है और ए कंपनी ने इसको इशू किया $10 के लिए, जो इंडियन रुपीज़ में अभी अगर सपोज़ मान लेते हैं कि 10 रुपीज़ $1 होता है, जो कि असली में नहीं है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 72 रुपीज़ तक इंक्रीज़ हो चुकी है, या करेंसी जो है हमारी वैल्यू उसकी गिर चुकी है। तो अगर 10 रुपीज़ है पर $1, तो $10 के इस बॉन्ड के लिए ए कंपनी को एक फॉरेन इन्वेस्टर देगा 100 रुपीज़ और बोलेगा कि 5 ईयर्स के बाद इन्वेस्टर को ये ए कंपनी जो है वो 120 रुपीज़ में ये वापस कर देगी। ओके, सॉरी कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो जो ए एंटिटी है वो 5 ईयर्स के लिए $10 में बी को एक जो बॉन्ड है वो इशू करता है, एंड वो बोलता है कि $11 में उसे वापस वो ले लेगा, मतलब $1 का फ़ायदा बी को होगा। अब आज अगर 10 रुपीज़ है $1 की रकम, तो उसको 100 रुपीज़ पड़े इस बॉन्ड के, और 5 साल के बाद वही बॉन्ड 110 रुपये में वो ख़रीद लेगा, मतलब इन्वेस्टर को 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर ये अमाउंट फ्लक्चुएट होके $1 20 रुपीज़ की हो गई, तो क्या होगा? उसने ख़रीदा तो 100 रुपये में, और ए जो है वो बी को आफ्टर 5 ईयर्स कितना देना पड़ेगा उसको? अगर $20 पर $1 हो गया, तो मतलब उसने $10 का ख़रीदा था और बोला कि $11 की वैल्यू की उसको देंगे, तो 11 × 20 मतलब 220 रुपीज़ देने पड़ेंगे बी को। लेकिन मसाला बॉन्ड में ये एक फ़ायदा है कि जो ये लॉस है, मतलब 110 और 220, मतलब जो पूरे 100% का जो ये लॉस है 110 रुपये, वो इन्वेस्टर को कंपनी ए नहीं देगी, फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं देगी, और ये जो लॉस है वो इन्वेस्टर बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 110 रुपये मैनेज कर लूँगा। सो जो मसाला बॉन्ड्स है वो इंडियन करेंसी में पेग होता है, तो ये बेनिफिट है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी मसाला बॉन्ड जो है इशू करते हैं, उनको ये फ़ायदा है। जो बाकी बॉन्ड्स में ऐसा केस नहीं होता है, ये सिनेरियो नहीं बनती है। अब इस इंडियन करेंसी के पेग, मतलब इस मसाला बॉन्ड के अंदर इंडियन करेंसी का जो ये खेल चल रहा है, उससे ये फ़ायदा है कि जो इंडियन करेंसी है वो स्ट्रेंथन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये अट्रैक्टिव बनेगा। अगर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन जो मसाला बॉन्ड है वो अट्रैक्टिव बनेगी, और मतलब इट्स अ साइकिल, फिर और इन्वेस्टर्स आएंगे और इस तरह से इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही साथ जो ए है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, उसको पैसों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और उसको जो लॉस होता था वो लॉस नहीं होगी, क्योंकि जो करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। इट्स नॉट लाइक कि वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है। तो इसलिए ये इंडियन इन्वेस्टर्स के, इंडियन इशूअर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये मसाला बॉन्ड्स क्यों इशू किए गए हैं? सबसे पहले कि इसका जो लिस्टिंग पीरियड होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो 3 to 4 डेज़ का होता है, और ये इन्वेस्टर्स का बेस है। कहने का मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाहती है। अगेन एक चीज़ है कि ये एक 70% ग्लोबल सेकेंडरी मार्केट का 70% जो ट्रेडिंग होती है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो जो प्राइमरी बोरोवर्स या फिर प्राइमरी इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ जाके वो ट्रेड करते हैं। तो दैट इज़ वाई लंदन स्टॉक एक्सचेंज बिकेम द ऑब्वियस रीजन टू इशू द मसाला बॉन्ड्स ओवर
देयर। अब जो मसाला बॉन्ड्स होते हैं उसे मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर इंडिया जो है वो मेंबर है। मैंने आपको बताया लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट होते हैं, और मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है। कितने अमाउंट के लिए? बॉन्ड वर्थ $50 मिलियन, और 50 मिलियन से ऊपर के अगर बॉन्ड्स रहेंगे तो उनकी मेच्योरिटी वैल्यू 5 ईयर्स है, टू मेक देम अट्रैक्टिव। अब स्टैंडर्ड लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो है, जो वहाँ पर मिलती है, उससे ये 2 to 3 हायर इंटरेस्ट रेट, 2 to 3% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये इशू की जाती है। तो दैट्स वाई इट मेक्स द मसाला बॉन्ड्स अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। रियल स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। कैपिटल मार्केट्स में अगर इन्वेस्ट करनी है अमाउंट तो भी उसके लिए मसाला बॉन्ड जो है वो इशू नहीं हो सकते हैं। अब इस जो मसाला बॉन्ड्स को किसने लॉन्च किया? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 2014 में लॉन्च किया, और फर्स्ट टाइम जो मसाला बॉन्ड्स इशू हुआ वो था ₹1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। मसाला बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स का नाम इसलिए रखा गया, IFSC जो थी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये नाम इसलिए चूज़ किया ताकि इंडियन कल्चर और कुजीन को वो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सके। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सोवरेन बॉन्ड्स। हम मसाला बॉन्ड से सोवरेन बॉन्ड्स पे आ गए हैं। फॉर्मर RBI गवर्नर ने सोवरेन बॉन्ड्स जो इशू करने की बात की है गवर्नमेंट ने बजट में, उसके रिस्क को हाईलाइट किया है कि उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं। सोवरेन बॉन्ड्स क्या होता है? एक तरह का डेट होती है जो गवर्नमेंट लेती है, जहाँ पर इस डेट या लोन में वो बॉन्ड इशू करती है एक्सटर्नल मार्केट में, और एक पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करने की भी बात करती है, और मेच्योरिटी डेट पे उसकी फेस वैल्यू उसे वापस कर दी जाती है इन्वेस्टर को। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड क्यों रहती है? क्योंकि इंडिया का जो सोवरेन एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो है वो काफ़ी लोवेस्ट है। कहने का मतलब इंडिया ज़्यादा लोन जो एक्सटर्नल मार्केट से है वो नहीं लेती है, और GDP का जो एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो है वो वर्ल्ड में काफ़ी कम है, लाइक 5%। अगर ये लो है, कहने का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है वो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा करती है। मैंने ये गलत बोल दिया था, मतलब 5% है। तो अगर 5% देखा जाए तो मतलब GDP का जो 5% है उतना जो गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नल डेट या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लेकर आती है। लेकिन फिर भी ये सोवरेन बॉन्ड जो है वो इशू करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। उसका रीज़न ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में फ़ंड नहीं है, और दूसरी बात है कि जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत लो है। तो अगर गवर्नमेंट बाहर जाके लोन लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, और दैट्स वाई दिस इज़ दी करेक्ट टाइम टू बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। बेनिफिट्स क्या होते हैं ओवरसीज़ बॉन्ड इशू के इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में? ये फंड रेज करता है विदाउट क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी मार्केट में, उतना ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो पुश बैक करेंगे, मतलब वो पीछे जाएंगे, वो जो है वो डेवलपमेंट में या इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं कराएंगे। तो अगर हम बाहर से बोरो करते हैं तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो नहीं होगा डोमेस्टिक मार्केट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट बोरो करती है तो वो काफ़ी चीप होता है इन कंपैरिजन टू अदर एंटिटी जो कि बाहर जाके पैसे ले। तो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ही प्लान करती है कि हम ही बाहर से पैसे लेकर आ जाते हैं। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट को मैंने यहाँ से समझाया है कि इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट लीड टू रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, उसके जो मोराल को काफ़ी ये डाउन करता है। इंक्रीज्ड रेट्स
इंटरेस्ट रेट्स, कहने का मतलब अगर किसी जगह पे कोई लोन ले रही कोई प्राइवेट कंपनी अगर लोन लेती है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो प्राइवेट कंपनीज वहाँ से पीछे हट जाएंगी और वो पैसे नहीं लेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने जिसका 4th फेज़ लॉन्च किया गया था, उसको काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। अब ये भारत 22 इंडेक्स क्या है? भारत 22 इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, जिसके अंदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब 22 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSUs, इनके स्टॉक्स को कलेक्ट करके रखा गया है। इसके जो होल्डिंग्स है वो मेंटेन कौन करता है? स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज SUUTI, सूती आप बोल सकते हो। अब ये जो इंडेक्स है भारत 22 इंडेक्स, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है? ताकि जो सेलेक्ट कंपनीज, जो डिसइन्वेस्टेड PSUs या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये भारत 22 इंडेक्स जो है वो डिज़ाइन किया गया था। अब भारत 22 में कैसी कैसी कंपनीज किस किस सेक्टर से हैं? एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, यूटिलिटीज़ एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेगमेंट में ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम एंड कोल इंडिया के स्टॉक्स जो हैं वो वहाँ पर लिस्टेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICICI प्रूडेंशियल AMC को भारत 22 जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके लिए अपॉइंट किया था, ताकि उसकी मैनेज कर सके या फिर लॉन्च भी कर सके। तो ICICI प्रूडेंशियल AMC जो है वो भारत 22 ETF को मैनेज करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप भारत 22 ETF को समझ पाएंगे। ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, लाइक शेयर्स, जैसे निफ्टी या NSE। आप जानते हैं कि ये सब शेयर्स के यहाँ पर ये सारे जो NSE और निफ्टी है वहाँ पर शेयर्स ट्रेड होते हैं। उसी तरह से ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वहाँ इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और फिर ट्रेड भी होता है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ रहता है। One can buy and sell units at the prevailing market price on a real time basis. So मार्केट प्राइस में इसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है रियल टाइम बेसिस पे। कहने का मतलब जब मार्केट आवर्स होते हैं तो आप सेम टाइम पे सेल भी खरीद कर सकते हो और सेम टाइम पे वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है बायर को। तो दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम बेसिस ट्रांसफ़र और सेलिंग और बाइंग ऑफ ETF. ETFs आर पैसिव फंड्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ETF copies an index and endeavors to accurately reflect its performance. हम समझते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। चलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक फंड है जिसमें स्टॉक्स लिस्टेड है। ये निफ्टी और NSE, ये शेयर्स का क्या हाल है। निफ्टी मतलब इसमें 50 कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो यहाँ ट्रेड होते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बाकी अदर्स। तो फर्स्ट कंपनी का जो यहाँ पर वेटेज सब कंपनीज़ को असाइन की जाती है, तो फर्स्ट कंपनी की अगर वेटेज है 7%, सेकंड की है 6%, थर्ड की है 4% और अदर्स की है मान लीजिए बाकी 100% में जितना बचा उतना। तो ये जो 764% है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि इन्हीं कंपनीज़ की जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं और फिर उन्हीं कंपनीज़ के अकॉर्डिंग उनको सेम जो वेटेज है वो दिया जाता है, लाइक 6%, 4%। तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये कंपनीज परफॉर्म कर रही है, उनके शेयर्स ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं, जितना प्रॉफिट कमा रही हैं या फिर जितना लॉस हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पर भी वो शो करनी पड़ती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। और ये एक्सचेंज जो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये
बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, तो ये सेम फॉर्म में जो ये 50 कंपनीज निफ्टी या NSE जिसको ये रेप्लिकेट करना चाहती है, जिसको ये फॉलो करती है, उसी बेसिस पे इसके भी जो नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो भारत 22 इंडेक्स आपने देखा, इसके अंदर 22 PSUs के जो हैं वो स्टॉक्स हैं, और ये जिस भी स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो कर रहा हो, उस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी बढ़त या फिर जितना भी घटाव हो रहा है शेयर्स के दाम में, एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी रिफ्लेक्शन आएगी और वो उसको मिरर करेगा। एग्जैक्ट अगर इसमें 1% अगर किसी कंपनी की स्टॉक गिर गई तो यहाँ पर भी 1 स्टॉक गिरेगा, यहाँ पर भी 2 स्टॉक गिरेगा, ऐसे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है इस तरह से काम करता है। एडवांटेज है, आप देख लीजिएगा क्या क्या एडवांटेजेस हैं। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, RBI ने शार्क नेशन के लिए जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट लॉन्च की थी, उसके फ्रेमवर्क में कुछ रिवीजन किया है और उसको अनाउंस किया है। अब इस अरेंजमेंट के अंदर RBI जो है वो स्वैप अरेंजमेंट प्रोवाइड कराती रहेगी, कितने अमाउंट तक के लिए? $2 बिलियन तक के लिए। ये जो अरेंजमेंट है वो 2012 में शुरू हुई, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होती है शॉर्ट टर्म की, उसको फंडिंग मिल सके, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको फंड करने के लिए जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है वो शुरू किया गया था 2012 ईयर में। करेंसी स्वैप क्या होता है? ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 पार्टीज़ जो टू करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। कहने का मतलब करेंसी A और करेंसी B है, उसकी अगर वैल्यू है, सपोज इंडियन करेंसी की वैल्यू अभी 70 रुपीज़ है डॉलर में, $1 के हिसाब से। तो आगे जाके अगर 2 पार्टीज़ बोलती है कि हमें डॉलर एक्सचेंज करना है इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज़ के बदले, तो यहाँ क्या होगा कि जो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसी के बेसिस पे ही वो करेंसी स्वैप होगा एट अ फ्यूचर डेट। मतलब 2 महीने के बाद भी 70 रुपीज़ के वैल्यू पर ही है जो करेंसी स्वैप होगी या फिर ट्रेड होगा वो उसी प्राइस पे होगी, ना कि जो घटी या बड़ी जो फ्लक्चुएशन, मान लीजिए 80 रुपीज़ पर डॉलर हो गया है तो उस अमाउंट पे ना होके ये जो 70 रुपीज़ जो पहले का जो अमाउंट फिक्स है उसी अमाउंट पे फ्यूचर डेट पे ट्रेड या फिर कुछ भी स्वैप होती है कमोडिटीज़। लेट मी चेक दिस। हाँ, ये कैनेडियन डॉलर, ये इंडियन रुपी, कैनेडियन डॉलर के एवज में रुपीज़ का स्वैप या फिर एक दूसरे को एक्सचेंज करना। ओके, न्यू प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने शुरू की थी उसकी न्यू प्रोसेस पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब ये जो न्यू प्रोसेस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट मतलब DIPAM जो है वो नोडल डिपार्टमेंट बना दिया है स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल के लिए। मतलब जो PSUs हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसका जो पूरा प्लान करेगी या फिर उसको जो उसके देखभाल करेगी वो है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पहले ये नीति आयोग करती थी, अब क्या है कि नीति आयोग और DIPAM जो है वो PSU, किस PSU को डिसइन्वेस्ट करना है उसको जॉइंटली आइडेंटिफाई भी करेगी। और जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप होता था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसमें जो DIPAM के सेक्रेटरी हैं वो को चेयर करेंगे। DIPAM क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक नोडल या मेन एजेंसी है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ PSUs के लिए, कि PSUs को अगर रिस्ट्रक्चर करना है फाइनेंशियली तो जो DIPAM है वो एडवाइस करती है, और कैपिटल मार्केट्स के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो भी वो DIPAM का ही ऑब्जेक्टिव या काम है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब ये जो गवर्नमेंट लेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें लोगों के ओनरशिप को बढ़ाने के लिए ये सारे
PSUs या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट के मेथड्स कैसे हैं? लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के थ्रू हो सकता है, ऑफर फॉर सेल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक सेल का अभी हमने डिस्कस किया, उसमें ये जो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये हमने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जस्ट इससे पहले समझा है। तो उस तरह से भी किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से इंडिया एग्जिट हो गया है। इसका जो मेन रीज़न था वो ये कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जैसे 90% आइटम्स जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सेक्टर में थे वो एलिमिनेट करने पड़ते। टैरिफ एलिमिनेशन टिल 90% ऑफ आइटम्स, मतलब अगर किसी जो टैरिफ हम अभी लगाते हैं इंडिया को, उसको 90% तक इंडिया जो टैरिफ अभी चार्ज करता है बाहर के प्रोडक्ट्स में, उस टैरिफ में 90% तक रिडक्शन जो है वो RCEP के जो मेंबर्स थे वो डिमांड कर रहे थे। और ये कमोडिटी जिसमें 90% रिडक्शन होता टैरिफ में, वो आसियान, जापान और साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स होते। तो बेसिकली ईस्ट एशियन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही चीपली जाते, और इस वजह से चाइनीज़ गुड्स का जो इंडियन मार्केट्स में था एक तरह से फ्लडिंग या बहुत मतलब फ्लड कर देता हमारे डोमेस्टिक मार्केट को, बाढ़ आ जाती। इसके भी बहुत हाई चांसेस थे। कुछ RCEP मेंबर्स के साथ इंडिया का जो है ऑलरेडी एक ह्यूज ट्रेड डेफिसिट था, और अगर ये टैरिफ अगर रिड्यूस कर देता इंडिया तो उनकी जो इंपोर्ट थी वो हमारी कंट्री में और इंक्रीज़ हो जाती, और इससे ट्रेड डेफिसिट जो था वो बढ़ना ही था। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्टेड गुड्स के कंपैरिजन में, मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स आर लेस इन वैल्यू देन इंपोर्टेड गुड्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है ट्रेड डेफिसिट। तो ये ट्रेड डेफिसिट और भी इंक्रीज़ होने का बहुत चांस था, इसीलिए इंडिया को काफ़ी कंसर्न था इस चीज़ को लेके। अब जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो डिमांड थी वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल रही थी, और कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में वो बढ़ती नहीं। मतलब यहाँ पर ये समझाया गया कि ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली और या फिर इंपोर्ट हम क्यों होता है, ज़्यादा इंपोर्ट क्यों करती है कोई कंट्री, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंट्री की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो भी इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए कंट्री को बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं।